Dear students, now I am solving problems given by you. तो मैं प्रॉब्लम बहुत शॉर्ट में करूँगा, यहाँ व्हाट्सएप पे मैं भेज दे रहा हूँ आपको जिस ऑर्डर में प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ. ओके, तो सबसे पहले जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो है व्हेन ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क. तो मैं कुछ वर्ड लिख दे रहा हूँ जिससे आपको पहचानने में. व्हेन ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है, ये लिखा हुआ है. व्हेन ए वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क इज प्लेस्ड ऑन ए टेबल, a loud sound is heard. This is due to, जो ऑप्शंस हैं वो हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन, रेजोनेंस, बीट्स और रिफ्लेक्शन. तो ये बेसिकली फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा इसका आंसर. इसका जो आंसर होगा फोर्स्ड वाइब्रेशन. ट्यूनिंग फॉर्क क्या होती है ये आप अगर स्कूल में नहीं देख पाए हैं तो आप YouTube पर देख सकते हैं. ट्यूनिंग फॉर्क एक चिमटे की तरह होती है. जैसे हमारे घरों में चिमटा होता है, ऐसे ही ट्यूनिंग फॉर्क फिज़िक्स लैब में होती है. और उसके 3 लेग होते हैं. तो जब हम किसी चीज़ पे मारते हैं तो वो दो लेग होते हैं यू वाले, वो वाइब्रेट करने लगते हैं और उनसे एक हमिंग साउंड क्रिएट होती है. तो क्वेश्चन ये है कि ट्यूनिंग फॉर्क को हमने टेबल पर रखा है, उसके बाद एक लाउड साउंड क्रिएट होती है, तो वो कौन सी है? तो बेसिकली जो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट हो रही है, ऐसे करके वाइब्रेट हो रही है, तो जैसे ही वो टेबल पर लगती है तो ये लगने की वजह से, स्ट्राइक होने की वजह से, कोलिजन होने की वजह से आवाज़ निकलती है. बात समझ में? तो इसमें कौन से आंसर नहीं होंगे? एक तो आंसर है रिफ्लेक्शन. तो रिफ्लेक्शन तो बेसिकली क्या होता है कि जो सोर्स है वो थोड़ी देर बाद खुद अपनी अगर आवाज़ सुन ले, कहीं और से आवाज़ टकरा के आ रही हो, तो उसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो दैट इज़ अनदर फिनोमिना. यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ तो साउंड क्रिएट हो रही है. बीट्स किसे कहते हैं? बीट्स बेसिकली मेरा जो वीडियो है जिसमें मैंने टोन वगैरह डिफ़ाइन कर रखी है, उसमें बीट को भी डिफ़ाइन कर रखा है. तो बीट बेसिकली कलेक्शन ऑफ टोन होती है, आई थिंक. उसको आप देख लीजिएगा. रेजोनेंस क्या होती है? इंपॉर्टेंट मार्क मैं बताना चाह रहा था इसमें. रेजोनेंस, एक वर्ड इसके अंदर आया है, रेजोनेंस. तो ये रेजोनेंस आप 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे. रेजोनेंस बेसिकली ये फिनोमेना है कि 2 अलग अलग सिस्टम की सेम फ्रीक्वेंसी हो, तो हम कहते हैं द सिस्टम्स आर एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. बात समझ? अब टेबल थी, टेबल के पास तो कोई साउंड थी ही नहीं, वो तो खामोश थी. इसके पास ये ट्यूनिंग फॉर्क आई है, तो टेबल के पास पहले से कोई फ्रीक्वेंसी नहीं थी, तो रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होगी. बात समझ में? टेबल की जो साउंड की फ्रीक्वेंसी थी वो तो 0 थी इनिशियली. ये तो ट्यूनिंग फॉर्क आई है अपनी एक साउंड और फ्रीक्वेंसी. ओके, तो आंसर जो है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन होगा यहाँ पर. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम ले रहे हैं. एक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का. ये इसके कुछ वर्ड लिख दे रहा हूं मैं. द सम ऑफ थ्री नंबर्स
in AP is 12। ठीक है, 3 नंबर हैं जो कि APs में हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। उन तीनों का सम है 12 और उन तीनों के क्यूब का सम कितना है? क्यूब का सम दे रखा है 288। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि मिडिल नंबर, बीच वाला जो नंबर है वो बताइए। आंसर दे रखे हैं 1 2 3 4, तो आंसर 4 होगा। कुछ लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया है। बहरहाल इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? जब भी 3 नंबर की बात होगी तो हाँ, मैंने आपको ये बताया था आप कैसे लेंगे। पहला नंबर लेंगे a माइनस डी, दूसरा लेंगे a, तीसरा लेंगे a प्लस डी। ये तीनों नंबर हैं, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ये मिडिल नंबर है। हमें a की वैल्यू निकालनी है। कॉमन डिफरेंस d आ गया, बात समझ में आती है। इन तीनों का सम करना है, इन तीनों का सम 12 के बराबर आएगा। तो पहली इक्वेशन तो बहुत आसान है, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 12। देखिए d से कैंसिल हो जाएगा। ये इस तरीके से हम इसलिए रखते हैं नंबर्स को, हम पहले नंबर को a नहीं रखते, दूसरे को a प्लस डी रखें, तीसरे को a प्लस 2d रखें, ऐसे रखेंगे तो d कैंसिल नहीं होगा। तो हम जानबूझ के पहले में a माइनस डी रखते हैं, दूसरे में a और तीसरे में d रखते हैं, a प्लस डी रखते हैं। तो यहां से a की वैल्यू निकल आएगी 4। a की वैल्यू क्या निकल आई? 4। तो a मिडिल नंबर है, आपको क्यूब के लिए करना ही नहीं है इसको। a मिडिल नंबर निकल तो आया 4, आंसर भी दे रखा है। अब बात है कि अगर आपसे तीनों नंबर पूछे हैं, या पहला नंबर पूछा है, या तीसरा नंबर पूछा है, या पूरी सीरीज पूछिए, तो फिर आप इसका भी इस्तेमाल करिए क्यूब का। अब a की वैल्यू 4 आ गई, ये गिवन मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, आंसर तो आपका यहीं पर हो गया। अगर आपसे तीनों नंबर पूछे हैं तो फिर आप क्या करिए, फार्मूला लिखिए। कैसे लिखेंगे? a माइनस डी, a माइनस डी, इसका क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी का क्यूब किसके बराबर आना चाहिए? 288 के बराबर आना चाहिए। ओके, अब ये a माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला लगा दीजिए। a माइनस डी का होल क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? a क्यूब माइनस डी क्यूब माइनस 2 3 आएगा, माइनस 3 प्लस लिख लीजिए a डी स्क्वायर माइनस 3 a स्क्वायर डी। ये इसके लिए आ गया, प्लस के लिए सारी टर्म प्लस हो जाएंगी और a क्यूब और आ जाएगा। a की वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, d की वैल्यू निकल जाएगी। तो d की वैल्यू कितनी आएगी? d की 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस माइनस 2। ये कॉमन डिफरेंस जो आया वो प्लस माइनस 2 आया। तो जो पहला नंबर था वो हमारा किसके बराबर था? a माइनस डी। जो दूसरा नंबर था वो था a, और जो तीसरा नंबर था a प्लस डी। तो अगर d की वैल्यू हम -2 ले लें, वो +2 ले लें, तो ये हो जाएगी 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। दूसरा नंबर 4, तीसरा नंबर 6। अगर हम -2 ले लें तो पहला नंबर 6 हो जाएगा, दूसरा 4 हो जाएगा, तीसरा 2 हो जाएगा। तो ऐसे आप तीनों नंबर निकाल सकते हैं। इसको आप सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिक्स का है। द पॉलिनोमियल x की पावर 4 इस पॉलिनोमियल को पूरा लिख दे रहा हूं मैं, x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है। और आपसे इसके अंदर क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन एक मिनट देख लूं। हैज ए फैक्टर एज, इसके फैक्टर दे रखे हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर होगा। x प्लस 4 दे रखा है, b दे रखा है x माइनस 2, c दे रखा है आपका x प्लस 2 और आपको d दे रखा है x प्लस 3। तो इस सवाल को करने का तरीका तो आप जानते हैं, मैंने आपको करा भी रखा है कि कैसे आपको फैक्टर निकालने हैं। या तो आप इसको फैक्टराइज करिए, लेकिन जब कंपटीशन, ये सवाल मैं जानबूझ के करा इसलिए रहा हूँ कि कंपटीशन में अक्सर ऐसा सवाल आता है, ठीक है। इस सवाल को करने की मैं आपको टिप ये बता रहा हूँ कि आसानी से कैसे हो जाएगा ये सवाल, जल्दी और सही। इसके फैक्टर ही तो निकाल लें। अगर ये फैक्टर हो a, अगर ये आंसर हो तो x प्लस 4 दे रखा है। अगर ये आंसर है तो x की वैल्यू माइनस 4 पुट करने पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जाना चाहिए। तो आप यहां पर माइनस 4 की वैल्यू पुट करके देख लीजिए, अगर ये 0 हो गया तो आंसर इसी को लगा दीजिएगा। इस तरीके से ही करिए इसको। अगर ये माइनस 4 पुट करने पर वैल्यू ना आए तो आप x की वैल्यू प्लस 2 करिएगा। देखिए x माइनस 2 है तो x प्लस 2 करिएगा। बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू प्लस 2 पुट करिए। x की वैल्यू कितनी पुट करिए? प्लस 2 करिए। यहां पर यहां पुट करिए, यहां पुट करिए, यहां पुट करिए, यहां पुट करिए और 24 जोड़ दीजिए। अगर ये पूरा पॉलिनोमियल x की वैल्यू 2 पर 0 हो जाए तो आंसर यही होगा। अगर ये नहीं आता तो x की वैल्यू माइनस 2 पुट करिए। इस तरह से जल्दी हो जाएगा ये, अगर आपसे फैक्टराइजेशन नहीं आते या फैक्टराइजेशन में टाइम लग रहा है तो। बात समझ में आ गई? ये इसका सिंपल तरीका है, मैं आपको यही एडवाइस करूंगा। 3 क्वेश्चन हो गए। आज इसका आंसर क्या आएगा निकालिएगा अपने आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 फिजिक्स का क्वेश्चन है और मोशन का है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग, लिखा है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग। इसमें इक्वेशन दे रखी है x इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाता है इम्तिहान में, बट इट इज़ आउट ऑफ द सिलेबस। ये आपके सिलेबस से बाहर है, क्योंकि जिस तरीके से ये होगा उस तरीके से उसमें जो इक्वेशन लगेगी वो इक्वेशन 11th क्लास के अंदर पढ़ाई जाती है, डिफरेंशिएशन के जरिए होगा ये। लेकिन ये आ भी जाता है, पूछा है तो मैं बताऊंगा अभी। तो ये पोजीशन दे रखी है x। x जो है वो किसी पार्टिकल की, किसी ऑब्जेक्ट की, व्हीकल की पोजीशन है, वो किसके बराबर है? x का मतलब मीटर, पोजीशन का मतलब मीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कहीं से किसी जगह पर।
ये मीटर में नापा जाएगा, तो ये देखिए ए भी तो मीटर में नापा जाएगा, और यहां पर टी स्क्वायर है तो ये सेकंड स्क्वायर है, तो ये पूरा मीटर में होना है, ये पूरा किस में होना है, मीटर में होना है, क्योंकि मीटर में ही मीटर जुड़ेंगे। तो बी की जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बी यहां पर एक्सेलरेशन है, याद रखिएगा, ये बात समझ में आनी चाहिए आपके। बी जो है वो यहां पर एक्सेलरेशन है और टी स्क्वायर। अब ये नॉन लीनियर, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो शुरू के 1 सेकंड में कम डिस्टेंस तय करेगा, बाद के 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस तय करेगा। ए और बी की वैल्यू भी इसके अंदर दे रखी है, मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन तो व्हाट्सएप पे है ही। ए की जो वैल्यू दे रखी है, ए इज इक्वल टू 8.5 मीटर, और जो बी की वैल्यू दे रखी है वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ए बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट है या एक वैल्यू है किसी डिस्टेंस की, और बी बेसिकली एक्सेलरेशन है। यहां ये बात समझने की जरूरत है। ओके, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो किस तरीके का आएगा, ध्यान से देखना। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करें, यहां पर अगर टाइम ले ले और यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट ले लें x, है ना, तो जब टाइम की वैल्यू 0 पुट कर दें तो x इक्वल टू ए आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, बेसिकली ऐसा आएगा। ये क्या शो कर रहा होगा, ये a शो कर रहा होगा। ये बेसिकली कितना होगा, ये 8.5 होगा। ग्राफ इसका ऐसा आएगा। आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। और क्योंकि टी स्क्वायर का फंक्शन है तो पैराबोला होगा। कैसा होगा ये, पैराबोला। तो पैराबोला आप लोगों को पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए आप तो अभी यही समझिए, ऐसा होगा। ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ है। अब अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है, क्योंकि पूछा यहां पर क्या है, एवरेज वेलोसिटी पूछी है। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ये पूछा है हमसे। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, dx बाई dt। ठीक है, ये आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। तो अगर नहीं भी आ रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लोगों के नहीं आएगा, 99% स्टूडेंट के ये नहीं आएगा समझ में। अभी 10th वालों के हो जाएगा d बाई डी टी ए प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, ये हो जाएगा प्लस 2bt। बात समझ में आ गई। तो अब वेलोसिटी निकाल लेंगे हम 2 सेकेंड पर। वेलोसिटी हमें वेलोसिटी बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है 2 सेकंड से लेकर और 4 सेकंड के बीच में, इसका एवरेज बताना है हमें। ठीक है, वहां पर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। तो 2 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी, t की जगह 2 पुट कर दीजिए आप। तो 2 इंटू 2 4, और b की वैल्यू कितनी है 2.5, कितनी हो जाएगी 2 इंटू 2.5 इंटू 2, 10 हो जाएगी मीटर पर सेकंड। और 4 सेकंड पर वेलोसिटी निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2.5 इंटू 4, 2 इंटू 2.5 इंटू 4, कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। कैसा फंक्शन है ये, लीनियर फंक्शन है। वेलोसिटी वाला तो लीनियर है ना, क्योंकि खाली टी आया है, स्क्वायर नहीं आया। तो ग्राफ कैसा बनेगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी 0 थी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा आएगा। तो ये 2 सेकंड है, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, यहां पर 10 है। ये 4 सेकंड है, यहां पर वेलोसिटी कितनी है, यहां पर वेलोसिटी 20 है। तो यहां से लेकर यहां तक ये लीनियर फंक्शन है, तो यहां पर इसका मीन जो होगा वही बेसिकली एवरेज होगा। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है ना हमें, वही बेसिकली एवरेज होगा।
तो 20 और 10 का जो मीन होगा वो क्या होगा, 15 होगा। तो इन दोनों का मीन निकाल लीजिए, यही बेसिकली 15 मीटर पर सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, आंसर में चाहे जो लिखा हो, एक्चुअल आंसर यही होगा। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। पांचवा क्वेश्चन है ग्राफ वाला, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाई, इक्वेशन दे रखी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूछा है सर। ग्राफ बने में चारों बना रहा हूं। ए बना हुआ है ऐसा, ए तो ऐसा बना हुआ है, यहां पर टाइम है और यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। एस डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड नहीं है। बी कैसा बना हुआ है, बी बना हुआ है ऐसा, ऊपर को उठ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम। ओके, सी कैसा है भाई, सी है आपका यहां पर एस, यहां पर टी, और सी है एक स्ट्रेट लाइन ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है। और डी कैसा है, डी है ऐसा, यहां से यहां बीच में से उठाइए। ठीक है, ये और ये एक से हैं, लेकिन ये थोड़ा ऊपर से उठा है और ये ओरिजिन से उठा है। ठीक है, ये वाला ओरिजिन से उठा है, ये ओरिजिन से उठा है, ये थोड़ा ऊपर से उठा है लेकिन नीचे झुका है। ये स्ट्रेट लाइन है, ऊपर से उठाइए, ये ऊपर से उठा है और लेकिन ये कटोरी की तरह है, ऊपर से उठाया और उठता हुआ उठा है। ठीक है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, इस तरह के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। देखो t की वैल्यू 0 पुट करो, यहां t की वैल्यू 0 पुट करो, यहां t की वैल्यू 0 पुट करो, s कितना आएगा, 0 आएगा। तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, ये बात याद रखना। ग्राफ कहां से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। तो एक तो ये भी हो सकता है, हाँ बस यही होगा, ओरिजिन से कोई और शुरू ही नहीं हो रहा। ओरिजिन से कोई और शुरू ही नहीं हो रहा, आंसर ये होगा, दिस इज द आंसर। अगर फर्ज करो एक ग्राफ ऐसा होता, एक ग्राफ ऐसा होता, ये भी ओरिजिन से शुरू हो रहा है लेकिन स्ट्रेट लाइन है, तो ये आंसर नहीं होता ओरिजिन से शुरू होने के बावजूद भी। क्यों? क्योंकि यहां t का फंक्शन कैसा है, टी स्क्वायर है यहां पर। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, मैथमेटिक्स में हमने देखा था, कटोरी की तरह बनेगी, ऊपर उठती हुई यूं जैसे ये बन रही है। जब स्क्वायर होता है, प्लस स्क्वायर होता है, तो यूं बनती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ बनाए या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो बनाए, उसमें देखिएगा आप यूं उठता हुआ कटोरा बनेगा। बात समझ में आई? क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है ना, एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेशन है, तो पहले 1 सेकंड में कम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, दूसरे 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस करेगा, तीसरे 1 सेकंड में और ज्यादा करेगा। बात समझ में आई? तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ये होगा। तो ग्राफ को अच्छे से करना है आपको। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भेज तो रहा हूं व्हाट्सएप पे, उस पर पढ़ना। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, अब्दुल एक स्टूडेंट है, वो स्कूल जा रहे हैं। तो स्कूल तक, घर से लेके स्कूल तक
जो उनकी एवरेज स्पीड रहती है, कौन सा क्वेश्चन है ये? अब्दुल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो घर से लेके स्कूल तक, होम से लेके और स्कूल तक जो उनकी एवरेज स्पीड यू एवरेज रहती है वो किसके बराबर है? वो 20 है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब वो वापस आते हैं तो कम ट्रैफिक मिलता है, जब वो स्कूल से वापस घर आते हैं, होम आते हैं, तो जो उनकी एवरेज स्पीड है इसको कह लो u1 और इसको कह लो u2, वो 30 हो जाती है। बात समझ में आई? दो इक्वल डिस्टेंस की दो अलग अलग स्पीड है। तो टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल जर्नी की एवरेज स्पीड निकालनी है। यहां पर एक बात कहना भूल गए क्वेश्चन में, वो कहना बहुत ज़रूरी है, अगर वो नहीं कही तो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन में कहना ज़रूरी ये है कि स्कूल पे रुके नहीं है वो 1 सेकंड भी, वापस आ गए। बात समझ आई? क्योंकि जर्नी टोटल है तो वो टाइम जो स्कूल में रुकने का वो भी काउंट होगा। तो इट इज़ एज्यूम्ड कि स्कूल में वो 1 सेकंड भी रुका नहीं है अब्दुल, इट शुड बी नोटेड। अगर रुका तो फिर टेक्निकली गलत हो जाएगा। अब दो अलग अलग स्पीड दे रखी हैं, दो अलग अलग एवरेज स्पीड दे रखी हैं, हमें एक नई एवरेज स्पीड निकालनी है। कंडीशन यह है कि इक्वल डिस्टेंस की एवरेज स्पीड दे रखी है। देखिए दो कंडीशन होती हैं, एक इक्वल टाइम की कंडीशन होती है, एक इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन होती है, दो अलग अलग होती हैं। अगर इक्वल टाइम की कंडीशन होती तो इन दोनों का मीन यानी 20 और 30 का मीन 25 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाता। 25 दे नहीं रखा इसके अंदर, दे देते हैं आमतौर से क्योंकि बच्चे जल्दी में उसी का मीन निकाल लेते हैं। इक्वल डिस्टेंस के लिए फार्मूला जो एप्लीकेबल होता है वो मैंने प्रूफ करा रखा है 11th क्लास के बच्चों के लिए। आप भी देख लो, उसको आप देख सकते हो, वो आपकी समझ में आएगी सारी चीज़। उसका लिंक मैं भेज दूंगा वीडियो के साथ। उसमें जो फार्मूला अप्लाई होगा वो कैसे होगा? 2 इसमें इक्वल डिस्टेंस में 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2, ये अप्लाई होगा। ज्योमेट्रिक मीन निकाला जाएगा 2u1 u2 अपॉन u1 प्लस u2 इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 इज इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर। बच्चे इसमें मिस्टेक क्या करते हैं? मिस्टेक यही करते हैं कि इन दोनों का मीन निकाल लेते हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के लिए तो इन दोनों का एवरेज नहीं निकलेगा, इक्वल डिस्टेंस के लिए ये फार्मूला लगेगा। इस फार्मूले को समझना है अगर अच्छे तरीके से तो मैं एक लिंक और भेज रहा हूँ जो वीडियो का है, उसमें देख लेना कि किस तरीके से ये प्रूफ हुआ है ये वाली चीज़, और ये तुम्हारे लिए ज़रूरी भी है। ओके, मुझे ज़्यादा बोलने में खांसी हो रही है, इसलिए 5-5 6-6 सवाल करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ रेस्ट कर करके। ठीक है, आप इसको देख लीजिए।